मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा, पहले ये बताइए। इज माई स्क्रीन विजिबल? बोलिए। यस सर। यस सर। हम चैप्टर कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। मैं फॉर्मूले रिवाइज करूंगा, उसके बाद हम चलेंगे सीधा मल्टीपल पे। पहला टॉपिक किया था हमने डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। उसके बाद एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल 0.637 टाइम्स आई नॉट। उसके बाद एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ फुल साइकिल इज इक्वल टू 0। दोनों फॉर्मूले कर लिए थे हमने। उसके बाद हमने आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, ये किया था। इसको देखते हुए हम ई रूट मीन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई रूट 2। इट इज ऑल्सो 0.707 ई नॉट। न्यूमेरिकल में जो हमें वोल्टेज और ईएमएफ दी होती है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर आई रूट मीन स्क्वायर रेजिस्टेंस आर। इसको कीप इन माइंड। उसके बाद हमने क्या किया, आपने इंडक्टर वाला केस नोट कर लिया था, बताइए मुझे जरा। यस सर। रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों को एसी दिया, सबको E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आया। इसको भी दिया था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे भी E इज इक्वल टू ई नॉट। अमोल जगोटा अपना कैमरा ऑफ करें, साइन ओमेगा टी। अब इसमें करंट मेरे पास आया था I इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी। इनका फेज दोनों का सेम था, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें करंट आया था I इज इक्वल टू वाई नॉट साइन। आरुषि माइक ऑन करो अपना और आंसर बताओ, यहां मैं क्या लिखूं। आरुषि अपना माइक ऑन करो और बताओ यहां पे मैं क्या लिखूं करंट के लिए। नवनीत, जल्दी बेटा जल्दी। इंडक्टर को जब एसी दिया था तो क्या हुआ था? ओमेगा टी माइनस 5/2। गुड। करंट पेज चल रहा है, ईएमएफ क्रिएट कर रही है, और इसमें आई आया था I इज इक्वल टू वाई नॉट साइन। इसमें करंट आगे चल रहा है ओमेगा टी प्लस π/2। फेज डायग्राम हमने पढ़ ली थी, जिसने नहीं पढ़ी है वीडियो पढ़े हुए आपके सामने, आप पढ़िए उसको, नोट्स बनाइए उसके। यहां पे आई नॉट के अंदर क्या था? आई नॉट के अंदर था ई नॉट बाई रेजिस्टेंस आर। यहां पे आई नॉट के अंदर क्या था? आई नॉट के अंदर था ई नॉट डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। यहां पे आई नॉट के अंदर क्या था? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। ई नॉट XL किसके बराबर था? ओमेगा L के बराबर। XC किसके बराबर था? 1/ओमेगा C। XL इज इक्वल टू ओमेगा L और XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब इसमें
एसी और डीसी का बिहेवियर, एक में मैंने आपको कराया था, एक में वीडियो में पढ़ा हुआ है, देखें उसको। कैपेसिटर ब्लॉक डीसी ये मैंने आपको करवा दिया था, इसमें भी देख लें, वहां ग्राफ भी बनाए हुए हैं। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा होता है 2πfl और एक्ससी इज इक्वल टू 1/ओमेगा 2πfc। एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एक्ससी का ग्राफ ऐसे इनवर्स रिलेशन है। ये सब करवाया गया है आपको, ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। ओके बेटा, अगर ये सब चीजें दिमाग में है तो हम जो है इस लायक है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। पावर के क्वेश्चन है, मुझे चाहिए अल्टरनेटिंग करंट के। क्वेश्चन वही लेना है जो टॉपिक आपने कर लिया, ये इसको आप कर सकते हो। एन इलेक्ट्रिक लैंप इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, पीक वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रिक लैंप। तो ये 220 वोल्ट ई रूट मीन स्क्वायर है, नॉट सिंपल, ई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। आपसे पूछा है पीक वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की पीक वैल्यू। तो करंट की पीक वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो आई तो आपके पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई आर, आई नॉट बाई रूट 2, आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये। अब यहां से तुम्हें चाहिए पीक वैल्यू ऑफ द करंट, क्या करोगे बोलो, रिप्लाई करो जल्दी। ई रूट मीन स्क्वायर निकलेगा ई नॉट बाई रूट 2। कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो, बोलो बेटा जल्दी। पीक वैल्यू ऑफ करंट नहीं पूछा है इसने, वोल्टेज पूछा है, ये तो सिंपल ही हो जाएगा। यहां से निकाल लो, ई नॉट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ई रूट मीन स्क्वायर, रूट 2 इंटू 200। आंसर बताओ जल्दी। 200 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आया। बोलो बोलो जल्दी बोलो, कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ। इतना टाइम, बोलो। अरे रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है 200 से।
श्रद्धा आंसर बताओ जल्दी। सर 311 वोल्ट। 311 वोल्ट। भाई हो बाकियों का भी आ गया, नीचे भी यही पूछा है। पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा है, आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट आ जाएगा रूट 2 इंटू आई रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर दिया है 10 एम्पियर। इसका आंसर भी बता दो जल्दी। सी 14.14। 14.14 एम्पियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, in AC circuit root mean square value of I is this is related to peak value। बताइए, रिलेशन ही पूछा हुआ डायरेक्ट, और कुछ नहीं पूछा है। बोलो। बी। सर बी। बी। The alternating represented as this the average value of voltage over complete cycle is, इसको भी बता दो भाई। E दिया हुआ है, E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी। आपके पास क्या दिया हुआ है, E is equal to 220 साइन 300 टी। एवरेज वैल्यू, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये मैक्सिमम है। एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर वन साइकिल फुल टाइम पीरियड पे कितनी आएगी? ये इंस्टेंटेनियस है, ये पीक वैल्यू है। नवनीत बताओ इसका आंसर कैसे निकालोगे, एवरेज कैसे निकालोगे? नवनीत आंसर बताओ। जीरो। जीरो क्यों? फुल साइकिल पे क्योंकि आपने आर्टिकल किया है फुल साइकिल पे जब करंट जीरो होता है तो वोल्टेज भी क्या होगी? जीरो। जीरो। अच्छा, द रेशो ऑफ पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। आई रूट मीन स्क्वायर is equal to I naught by root 2। The ratio of peak value हुई I naught, ये चला गया इधर, डिवाइड बाई I रूट मीन स्क्वायर is equal to root 2। क्या आंसर होगा? सी। रूट टू सी। सी। मुझे सिंपल क्वेश्चन लेने हैं इंडक्टर कैपेसिटर के। आगे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही।
क्वेश्चन नंबर 7 पे जाइए। एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड टू अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ये आपकी क्लास में क्वेश्चन किया था। द फेज रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज, बताइए। बड़े आराम से सोच समझ के आंसर देना है। कैपेसिटर के केस में फेज डायग्राम क्या थी? ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अगर था तो आई कितना आया था? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, बोलो, अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। रिप्लाई करो। कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है, कैपेसिटर पहले चार्ज हो जाता है, और करंट आगे चलेगा तो मैं क्या लिखूं? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और उसी आंसर दो, क्या मैंने सही लिखा? Yes, sir. अब ये तो होता हो गया ओमेगा टी। अब करंट किधर जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इधर तो आएगा नहीं, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये। अब नीचे से ऑप्शन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। Sir, B. B. करंट अहीट द ईएमएफ बाय पाई, ये तो गलत है। करंट Sir, B. लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय, ये भी गलत है। B. B. करंट अहीट बाय द ईएमएफ बाय पाई बाय 2, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही है? बोलो। So B. बी। अगर यही क्वेश्चन यहां पे इंडक्टिव सर्किट होता तो क्या बनता? इंडक्टर, ये तो कैपेसिटर के लिए आ गया। इंडक्टर के लिए कैसे आता? उसमें तो करंट पीछे चलता है ना, A. ऐसे। इंडक्टर के लिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इंडक्टर के लिए क्या होता बेटा? फिर ए। अब यही क्वेश्चन रजिस्टर के लिए दिया गया है। रेजिस्टिव सर्किट, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? रजिस्टर के केस में C. करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। गुड, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इससे भी ज्यादा डिटेल में करवाया मैंने आपको, जो ग्राफ भी हैं, कई क्वेश्चन ग्राफ के भी बनेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आगे के हैं, आ नहीं रहे हैं इस रेंज में। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए।
A capacitor is a perfect insulator. इसका आंसर बता दो। DC, आपने पढ़ा नहीं है कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी? बताइए क्या आंसर होगा? Which option is correct? B. B, B. Direct currents. 17 पढ़िए। In a circuit containing an inductance zero resistance, ये सर्किट हुआ, इसमें इंडक्टर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस होता है एक्सएल और वो हो गया 0। देन ईएमएफ ऑफ द अप्लाइड एसी वोल्टेज लीड्स द करंट। अगर देखो सर्किट है तो वायर लगी हुई है, तो वायर में रेजिस्टेंस भी होगा, तो अब ईएमएफ और करंट के बीच में फेज क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस तो हो गया 0। Which option is correct? Sir, A 90. yes, कैसे? 9. क्यों? जब इसका रेजिस्टेंस 0 है तो इसमें सिर्फ आर ही बचा Pi by 2 से सर्किट का लीड। रेजिस्टेंस, तो कैसे बोल सकते हो आप 90? यूज योर ब्रेन। बोलो। इन ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस जीरो रेजिस्टेंस, जब इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया तो कौन सा सर्किट बचा? रेजिस्टेंस 0। ये तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट ही बचा ना। सर रेजिस्टेंस तो 0 नहीं होगी, फिर इंडक्टेंस नहीं बचेगी सिर्फ। इसने बोला इन ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, इंडक्टर की रेजिस्टेंस कर दी 0, तो बाकी ये रजिस्टर तो दिया नहीं है, सर्किट का कोई रेजिस्टेंस तो होगा, तो अगर रेजिस्टेंस होगा सर्किट का तो ये रेजिस्टिव सर्किट ही बचा, तो आंसर क्या आएगा? बोलो, रिप्लाई करो। आंसर चेक कर लेता हूं इसका। कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम? ये कर रहे हैं ना इस सर्किट। 17 का आंसर है ए। नाइन्टी डिग्री आंसर है। कैसे है इसका 90 डिग्री आंसर? नाइन्टी डिग्री कैसे आएगा बोलो? जीरो रेजिस्टेंस कर दी इसने। प्रूव करना है, मैथमेटिकली प्रूव करो। नवनीत बताओ क्या करेंगे? जल्दी बोलो बेटा, 3-4 क्वेश्चन हम और कर लेंगे आगे। इन ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ जीरो सर जो रेजिस्टेंस। ग्राफ होगा, सर जो ग्राफ होगा इसमें उसमें जो वोल्टेज होगी वो 90 डिग्री से जाएगी, और जो ये इंडक्टेंस है वो 0 से स्टार्ट करेगी, तो उस वजह से 90 डिग्री का डिले हो जाएगा इनमें, वोल्टेज और करंट में। कुछ ग्राफ तो चलो ठीक है, मैथमेटिकली प्रूव हो तो हमें पता ही है कि इंडक्टर के केस में क्या होता है, तो हमें पता है ई नॉट, और इसके बीच में ग्राफ ये 90 डिग्री है।
लेकिन इसने कुछ बात बोली है यहाँ, इंडक्टेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। XL is equal to 0, I naught is equal to E naught by XL, E naught upon 0। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट हो गया इनफाइनाइट, करंट इनफाइनाइट है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू इनफाइनाइट होने से फेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर फिर पाई ही रहेगा, 90 ही रहेगा। क्योंकि अगर मैं मैथमेटिकली इसको चेक करता हूँ, ये तो एक्सएल 0, तो इन करंट की वैल्यू ही पीक वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। कुछ ज्यादा स्टेटमेंट क्लियर नहीं करा है इसमें, 90 है इसका आंसर। अगर सर्किट में इसने रजिस्टर की बात की नहीं है, अगर इंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस हो गया 0, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, तो वायर है तो उसका रेजिस्टेंस तो होना चाहिए। अगर ये 0, तो ये इजी पाथ दे देगा किसी भी करंट को, 0 है ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर आंसर 0 हो सकता था। लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं है, क्वेश्चन कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बता दो, ये तो आपने किया ही है। बताओ, इतना टाइम थोड़ा लगेगा। हाँ जी, करंट पीछे चलता है ना ईएमएफ से इंडक्टर में। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी बी। सर बी लैग्स बाय 90। यस, बी ऑप्शन बी। पावर के क्वेश्चन अभी आपने किए नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो जरा। सेम करंट इज फ्लोइंग इन टू अल्टरनेटिंग सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो जरा। Same current is flowing in two alternating circuit. First circuit contains only inductance. And other circuit contain capacitor. If the frequency of EMF of AC is increased, the effect on the value of the current will be डी। चलिए D. देखो, I is equal to I naught by XL आएगा इसमें। I is equal to I naught by XC आएगा इसमें। I is equal to E naught by ओमेगा L, और इसमें I naught डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा C।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इंडक्टर के केस में आई कितना हो गया फाइनली मेरे पास, आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा एल को लिखूंगा मैं 2πfl। और कैपेसिटर के केस में आई इज इक्वल टू आई नॉट, ओमेगा सी आ गया ऊपर, इधर डिवाइड में था ये, ऊपर आ गया तो आई बचा मेरे पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 2πfc। यहाँ करंट और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन हो गया, यहाँ करंट और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। आप बताओ आंसर बेटा। डी। फ्रीक्वेंसी बढ़ी, डिक्रीज इन फर्स्ट एंड इंक्रीज इन अदर, बताइए विच ऑप्शन है। सर डी। D. ऑप्शन डी। ध्यान से देख लो इसको, इसका मैथमेटिकल डिटेल मैंने आपके सामने रख दिया। चलिए हो गया क्वेश्चन भी। अब अपने फर्स्ट फेज पे सिंपल क्वेश्चन लेने हैं, मुश्किल नहीं लेने हैं। पहले तो एक दिन आप फॉर्मूला भी लगाओ, फॉर्मूला दूसरा लेक्चर जो दूसरी क्लास में दिया है उसको रिकॉर्डेड देख लेना, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। दोबारा मैंने इसको रजिस्टर को एसी के थ्रू, इंडक्टर को और कैपेसिटर को कंपैरिजन किया है, तीनों का, उसको देख लें। उसके बाद न्यूमेरिकल करना शुरू करें। डायरेक्ट मल्टीपल में नहीं आना अभी, नहीं तो फिर ये तो मैंने छोटे छोटे मल्टीपल ले रहा हूं जो अभी आपने किए हैं, तो उतने किए नहीं आपने अभी। कॉन्सेप्ट 2-3 हो गए इस चैप्टर के। असर्शन रीजन देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 एलसीआर सर्किट का, ये नहीं देखना आपने अभी, अभी आपने एलसीआर सर्किट किया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और इसका आंसर बताइए, ऊपर स्टेटमेंट पढ़िए। सेकंड आपने कर लिया है, असर्शन दिया आपके सामने। The alternating current lags behind the EMF by the phase angle pi/2 when AC flows through inductor। रीजन दिया है the inductive reactance increases as the frequency of AC source decreases। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL इज इक्वल टू 2πfl। तो भाई ये रीजन तो गलत हुआ है ना। यस सर। अब कौन सी ऑप्शन सही होगी? असर्शन एंड रीजन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी। Assertion is true, reason is false। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर दीजिए बेटा। Capacitor serves as a block for DC and